एवरीबडी इन गुड़गांव, चाहे वो बिल्डर की औकात ढंग का एक अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने की नहीं है आज, लेकिन वो फिर भी पंगा ले रहा है लग्जरी बनाने का। क्यों? क्योंकि गुड़गांव एक बच्चा है जो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है और नोएडा एक बच्चा है जो बड़ा हो रहा है, वो बड़े बच्चे की गलतियों से सीख सीख के बड़ा हो रहा है। आई वॉज रीडिंग समवेयर कि एक जो ये जेनजी वाली जनरेशन है सबसे ज़्यादा रेंट पे रहेगी। आप बताओ कितने लोग हैं हमारे देश में जिनकी सैलरी मंथली 5 लाख 10 लाख होगी। गुड़गांव वाले नोएडा को वाली देंगे, नोएडा वाले गुड़गांव को वाली देंगे। अब नोएडा को हम गुड़गांव से कंपेयर ही नहीं कर सकते। पहली बात मैं कह रहा हूँ 0.5% जनता भी नहीं होगी जो एक लग्जरी अफोर्ड कर सकती है पूरे नोएडा की। कि भैया दिल्ली पे क्यों नहीं बात करते हो, दिल्ली पे कोई पॉडकास्ट क्यों नहीं कर रहे हो? दिल्ली में कुछ नहीं है क्या जहाँ आप सजेस्ट कर सको? नोएडा को आप जानते थे अफोर्डेबल और लो बजट के सेगमेंट में। अब नोएडा में लग्जरी सेगमेंट यूज़ हो रहा है क्योंकि इसकी डिमांड है और एंड यूज़र्स भी आ रहे हैं। जय भूमि जय भारत। आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा अलग है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं उससे थोड़ा सा हम अलग कर रहे हैं आज, बिकॉज पिछले कुछ टाइम में आप लोगों का काफ़ी प्यार आया एंड थ्रू कमेंट्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी थे। कुछ लोग कुछ बात पूछ रहे थे, कुछ लोग कुछ बात पूछ रहे थे। मैं हर चीज़ का आंसर नहीं दे पाता इन कमेंट्स, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें तो आधी लिखी होती हैं, मैं आंसर कर दूँ वो निकल के कुछ और आए। तो सोचा क्यों ना एक डिटेल डिस्कशन की जाए इसी के ऊपर कि जितनी भी चीज़ें हमने पिछले पॉडकास्ट में आप लोगों के जो कमेंट्स आए उनको एड्रेस किया जाए एंड उसको एक फॉर्मेट में करके हम बात करें। तो आज के गेस्ट हैं वो भी थोड़ा स्पेशल ही हैं, वो आप देखोगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आज हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि हम इस पॉडकास्ट में क्या कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए स्पेशली मैंने पॉइंटर सारे लिख रखे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो हम सबसे पहले बात करेंगे करंट मार्केट में आज चल क्या रहा है पूरे दिल्ली एनसीआर की मार्केट में, एंड लग्जरी सेक्टर में क्या चल रहा है, अफोर्डेबल सेगमेंट में क्या चल रहा है, एंड कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं। तो आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। अब मैं सीधे गेस्ट पर चलता हूं। तो आज के जो गेस्ट हैं मिस्टर राहुल पांडे, इनको आप पहले भी देख चुके होंगे। तो पांडे जी, वेलकम टू रियल एस्टेट टू जेड पॉडकास्ट। दूसरी बार आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो मैं बुला के कैसा लग रहा है मुझे? बहुत बढ़िया लग रहा है। वैसे तो सवाल तुमने ही निकाले कमेंट से, तो इस पर बात कर लेते हैं यार। पिछले हमने जितने भी कमेंट्स देखे, जो हमारे पास थोड़े ईमेल्स भी आ रहे हैं, तो ईमेल्स में एक जो चीज़ निकल के आ रही है सबसे ज़्यादा, पीपल आर वरीड अबाउट करंट मार्केट सिनेरियो, स्पेशली जो गुड़गांव में पिछले 2-3 महीने में जो हुआ है। बिल्डर्स ने प्राइस कम कर दिए, कुछ बिल्डर्स ने डिस्काउंट्स के रूप में दे रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट गुड़गांव मार्केट फर्स्ट कि करंट मार्केट सिनेरियो गुड़गांव में है क्या और ये हो क्यों रहा है? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अभी करंट मार्केट सिनेरियो तो यार मन्यू बरसात बढ़िया हो रही है गुड़गांव में, तो मेरे हिसाब से पानी भी अच्छा भरा होगा। बाकी आपसे पहले सवाल पूछता हूँ कि आपको क्यों लगता है बिल्डर ने प्राइस क्यों कम किया? यार पता है, एक जब मैं गुड़गांव देखता हूँ आज, तो मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, एवरीबडी इन गुड़गांव, चाहे वो बिल्डर की औकात ढंग का एक अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने की नहीं है आज, लेकिन वो फिर भी पंगा ले रहा है लग्जरी बनाने का। क्यों? बिकॉज गुड़गांव में डिमांड से ज़्यादा एक फोमो क्रिएट हो गया कि भाई लग्जरी लग्जरी लग्जरी। अगर आप लग्जरी नहीं बना रहे हो तो आप ढंग के बिल्डर नहीं हो। अगर आप लग्जरी खरीद नहीं रहे हो तो आप बायर नहीं हो या इन्वेस्टर नहीं हो। तो सब कुछ लग्जरी के आसपास एक फोमो क्रिएट कर दिया है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? ये फोमो ही है मेन्यू। आफ्टर लॉकडाउन लोगों ने लग्जरी बहुत करना स्टार्ट कर दिया। आगे बात करेंगे इस पर क्यों हुआ वो, जो मेरे को लगता है। तो उससे क्या हुआ, हर बिल्डर अपना एक लग्जरी लेके आ गया। लग्जरी के नाम पे कुछ भी रेट बेच रहा है, जो सही में लग्जरी है वो भी इसी रेट पे है। जिसने एक फोमो क्रिएट कर रखा है या जिसने एक जलावा क्रिएट कर रखा है कि लग्जरी है, वो भी उसी रेट पे है। तो ऑब्वियसली जब एंड यूज़र के आने की बात होगी तो एंड यूज़र तो देख के लेगा क्या ये जो प्रोमिसेस हुए हैं वैसा अगर डिलीवर हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो प्राइस जस्टिफाइड है। अगर वैसी डिलीवरी के ऑप्शंस नहीं लग रहे हैं तो एंड यूज़र अपना पैसा क्यों खर्च करेगा इतना? अच्छा, अगर आपको बोलूँ कि सेम प्राइस पे अगर आपको Hyundai मिल रही है और सेम प्राइस पे ऑडी मिल रही है तो आप ऑडी प्रेफर करोगे? ओके, अब इसमें ना एक मेरा पॉइंट ये है कि जैसे बोला कि Hyundai एंड मर्सिडीज़ या ऑडी, कोई भी एग्जांपल ले लो, इनकी गाड़ियाँ अलग दिखती हैं, ठीक है, इनके फंक्शंस अलग होते हैं। अब जो बिल्डर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल DLF ने लॉन्च किया एक 4000 स्क्वायर फीट का 4 BHK या 6000 स्क्वायर फीट का 4 BHK। XYZ बिल्डर जो नया है मार्केट में, उसने भी 6000 स्क्वायर फीट 4 BHK, सेम अमेनिटीज़, ठीक है, कि जी वो ये कह रहा है कि जी मैं ये लेके आऊँगा तो मैं भी लेके आऊँगा, मैं ये करूँगा तो मैं भी ये करूँगा, मैं ये कंस्ट्रक्शन करूँगा तो मैं भी ये करूँगा। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्यों DLF चलेगा, क्यों दूसरा बिल्डर नहीं चलेगा, मैं क्यों ना खरीदूँ?
DLF 22,000 है, ये 20,000 में है, तो 2,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट है। लोगों को इसमें थोड़ा सा जो एक वर्ड है ना भुलेखा पड़ जाता है कि यार 2,000 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है, इसका ले लेता हूँ, ये भी तो सेम ही साइज़ बना रहा है, सेम में एमिनिटीज़ दे रहा है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है पहले मेरे को ज़रा बोलेगा समझाओ क्या होता है। यार? सो मतलब मेरे गांव की साइड यूज़ करते हैं ये भुलेखा, मतलब कि चीज़ों का ना पता होना एंड ना पता होते हुए भी दूसरे कहे में आके वो चीज़ कर देना, इसको थोड़ा भुलेखा कहते हैं। देखो जो मुझे लगता है ना, जो एंड यूज़र आने वाला है वो कभी कंफ्यूज नहीं है, उसको पता है क्या चाहिए। आज के टाइम में जो नए नए इन्वेस्टर बन के घूम रहे लोग, या जो शायद ये इस शहर में है नहीं, उन्होंने अपने लिए यहाँ पे लोग एड्स देख रहे हैं, या नए नए लॉन्चेस के लिए एक फोमो जो क्रिएट करा जा रहा है, वो लोग कंफ्यूज है कि हम क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। क्योंकि आप बताओ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ ये साइज़ के लोग खरीदेंगे, या जो ये टिकट साइज़ के लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कौन होंगे वो लोग? हाँ, ये इवन और कितने होंगे वो लोग? इवन ये पता, ये मेरा मानना भी है कि जो 10 करोड़ का घर खरीद रहा है ना, वो एक तो ऑब्वियसली ब्रांड भी चाहता है, विच इज़ अगेन DLF या फिर जो भी XYZ ब्रांड है, बड़ा ब्रांड, एंड दूसरा दे वांट फैसिलिटी, हर कोई दे देता है, ठीक है। आज जाके ओयो, मैं कहता हूँ कोई 5 स्टार लीला जैसा होटल खोल दे, बट ओयो कभी उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, बिकॉज ओयो के पास स्टाफ ही वैसा ही है जो कि ढंग से कपड़े तक पहन के नहीं आते। सेम विद दीज बिल्डर्स ऑल्सो, ये बना शायद दें, मैं मानता हूँ चलो ठीक है बना दें, बट उस तरीके से शायद उसको मेंटेन न कर पाए, सो दैट सामने वाला हो सकता है एक बार कोई खरीद ले, बट उसको रीसेल में जरूर प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब वो रीसेल वाला खरीदने आएगा ना 10 करोड़ वाला, इवन अगर आज मुझे भी 10 करोड़, हम जो लास्ट वीडियो जो बात कर रहे थे गौर आइलैंड की, कि क्यों मैं आज जाके 7 करोड़ का 8 करोड़ का 10 करोड़ का घर खरीद लूँगा, बिकॉज वहाँ पे मेंटेनेंस भी होगी, सारी चीज़ें मिल रही हैं मुझे। तो वो एक मुझे लगता है कि ये एक पॉइंट है। आपको क्या लगता है कि इस पे व्हाट्स योर पॉइंट, के कुछ और ऑल्टरनेटिव मुझे है? वही लगता है जो ये चंक है वैसे ही लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है आप बताओ? कितने लोग हैं हमारे देश में जिनकी सैलरी मंथली 5 लाख 10 लाख होगी? यार आई डोंट थिंक सो दैट 1% से ज़्यादा भी लोग होंगे। हो सकता है गुड़गांव में 2% हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है। गुड़गांव का 2% मान सकते हैं। ठीक है, अब जो ये टिकट साइज़ के 10 करोड़ वाला आदमी है, वो अगर लोनेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा है ठीक है, तो वो कितने का लोन ले सकता है? एनी गेस? यार मुझे 5 लाख वाला कैसे खरीद लेगा भाई? 7-8 करोड़ का। लेट से 10 लाख वाले को 7 करोड़ 8 करोड़ का लोन ले लिया उसने, पूरी सैलरी लुटा दी लोन में। हैं, मगर ये है बहुत लिमिटेड लोग। हैं, अब उसके साथ उसने लोन तो ले लिया, दूसरा ड्रॉबैक क्या आएगा? उसने खरीदा प्रॉपर्टी एंड में, लेट्स से, तो इन्वेस्टर तो बोलेगा मेरे को कैपिटल गेन नहीं चाहिए। जो चलता है मार्केट में, इसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ, तो अगेन वो उसकी लोन की कैपेसिटी वैसी लो हो गई, वो खरीद पाएगा नहीं ज़्यादा प्रॉपर्टी। इनिशियली घुस गया तो वो पेमेंट कर देगा अपनी विद सैलरी। बट कितने लोग हैं दूसरी जो साइड job वाले घुस बिजनेसमैन लोग, तो ये लोग ना जनरली वैसी जगह जाते हैं मेन्यू जो ना पहले से बनी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं, या जो बिल्डर ने ना पहले ही अच्छी जगह बना के एक टेस्टिमोनियल दे दिया है कि मैं ये बना रहा हूँ, ऐसा मेंटेन कर रहा हूँ, इतने साल के बाद भी ऐसा मेंटेन, और इस टाइप के लोग मेरे पास रहते हैं। कम्युनिटी, कम्युनिटी वैसी है, सही बात। तो वो प्रॉपर्टियाँ कभी ना उन पे बबल आएगा, ना उनके प्राइजेस कभी गिरेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लिमिटेड लोग हैं। अब जिन लोगों ने फोमो में कुछ भी खरीद लिया है, जब वो मार्केट में बेचने निकलेंगे, अब वो बिल्डर नहीं बेच रहा है, वो इंडिविजुअल लोग बेच रहे हैं, तो वो खुद को मार्केट कैसे करेंगे कि ये प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है और इसकी इतनी है और मेरी प्रॉपर्टी जस्टिफाइड है। उस वजह से बिल्डरों ने प्राइस कम करा, इन्वेस्टर्स भी एक धीरे धीरे एग्जिट ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं। ये तो मतलब ऑब्वियसली पिछले 2 महीने में देखने जो को पसंद है, मुझे लगता है हो सकता है कुछ भी रीज़न हो। हाँ, 2 महीने में देखने को मिल ही गया है कि एक बिल्डर प्राइस कम करके डिस्काउंट दे के बेच रहा है, तो दूसरे ने सीधे ही प्राइस कम कर दिया 1000-1500 रुपये से। तो वो तो मार्केट सेम ब्लॉकचेन के साथ भी हुआ था, लॉकडाउन में हर कोई पैसा डाल रहा था, एकदम से शूट किया, कोई बेस था ही नहीं उसकी बात का, नीचे गिर गया। अच्छा, इस पे ना एक बात और कर लेते हैं कि सिर्फ गुड़गांव के पॉइंट पे होड़ लगी क्यों हुई है? मतलब हर बिल्डर सिर्फ लग्जरी क्यों बनाना चाहता है भाई? आज अगर हम देखें एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एक बहुत बड़ी डिमांड गुड़गांव में भी, बिकॉज हम गुड़गांव में भी जब काम करते हैं,
बहुत बड़ी डिमांड अफोर्डेबल हाउसिंग की है। अफोर्डेबल से मेरा मतलब है 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ वाला बायर बहुत है, बट उसको उस तरीके की इन्वेंट्री नहीं मिल रही। तो ये बिल्डर्स को नहीं दिख रहा क्या? बिल्डर को तो दिख रहा है, वो बिल्डर के पास ऑप्शन है कि लोगों की जेब से ज़्यादा पैसा खींच सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट बना सकता है। लोगों को भी वही चाहिए कि मेरे को ना नॉर्मल घर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए अल्ट्रा लग्जरी कार, ये फैसिलिटी हो वो फैसिलिटी हो। और ये सारा का सारा ना सोशल मीडिया का है। अगर मैं आपसे बात करूं, बचपन में अगर आप अपने दोस्तों के घर में बुलाते थे, कभी ये थॉट जाता था कि ये क्या सोचेंगे कि मेरा बेडरूम कैसा है, मेरा लिविंग एरिया कैसा है? आप तो खुशी से बुलाते थे ना कि मम्मी ने बुलाया, मम्मी के हाथ से खाना खाएंगे, घर में फ़न करेंगे, अपन बाहर कहीं घूमने जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, घर वाले तेरे से मिल लेंगे। अब आज की जनरेशन क्या देखती है, मैं घर पे बुलाता हूँ तो उनको लिविंग एरिया में कैसे रखूँगा, लिविंग एरिया में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मेरे दोस्त में मेरा क्या इंप्रेशन जा रहा है, ऐसे मेरा कोई कलीग आ रहा है उसमें क्या इंप्रेशन जा रहा है। सेम लोग, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आज के टाइम में, ट्रिप पे भी जाते हैं, घूमने जाते हैं। आईफोन लेने की हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती, मगर लोग खरीद रहे हैं। एंड इस गाड़ियाँ भी बहुत महंगी लेने की लोगों की कैपेसिटी नहीं होती, लोग खरीद रहे हैं। सेम घर का भी है, क्योंकि लोन का ऑप्शन है ही। मगर लोग ये भूल जाते हैं, अगर मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोन में निकाल दूंगा तो मैं बाकी ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगा ना। एंड पता है एक और जिसका चीज़, फ़ायदा बिल्डर उठा रहे हैं हाँ वो तो है, आई एग्री। और ये कर रहे हैं। एक और जो चीज़, मतलब आई वॉज रीडिंग समवेयर कि एक जो ये जेनजी वाली जनरेशन है सबसे ज़्यादा ये रेंट पे रहेगी, कि उसका जो मैंने मतलब निकाला इन टर्म्स ऑफ रियल स्टेट, वो क्यों रहेगी? बिकॉज एक तो आप देखो सैलरीज, मेजॉरिटी सैलरीज आर 50,000 1 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़। अब उतने में आप गुड़गांव, बिकॉज एस्पिरेशनल है, चाहे वहाँ पानी भरता सही, बट आज अगर Tier 2 Tier 3 सिटी का बच्चा है एक, जिसकी 2 लाख रुपए की नई नई सैलरी लगी है, और वो आके गुड़गांव में अगर रह रहा है, हर कोई गुड़गांव आके रहना चाहता है पहले तो, क्योंकि मार्केटिंग ऐसी हो गई है, बिल्डिंग्स ऐसी बन गई हैं, वो सारी चीज़ें। दीज आर ये लोग ना कंफर्टेबल हैं रेंट देने के लिए 50,000 रुपये, बट ये लोग कंफर्टेबल नहीं है इसलिए कि ये 2 करोड़ का घर खरीदें, बिकॉज ये 2 करोड़ वाला घर ना उतना फैंसी नहीं होगा सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, या दोस्तों के अंदर ना वो एक कहते हैं सेखी बगारना। अब ये मत पूछना सेखी बगारना क्या होता है, ठीक है? तो जस्ट अपने आप को वो दिखाने के लिए, कूल दिखाने के लिए कि यार मैं आई लिव इन अ स्टैंडर्ड हाउस, 50,000 रुपये रेंट दे दो, बट घर मत बनाओ अपना। देखो ये सही भी है और नहीं भी है। अगर वो फाइनेंशियली डिसीजन ले रहा है कि मैं एक घर खरीदूँगा, उसमें पैसे दूंगा, होम लोन दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, प्लस इन्फ्लेशन का पैसा मेरा कम होगा, और इन दी एंड जाके वो मेरा एसेट लायबिलिटी बनेगा नहीं बनेगा इसका नहीं पता। और आज के टाइम में 2 से 3% रेंटल दे के एक मैं हाउस को रह सकता हूँ। और मेरी लेट से IT जॉब है, आज मैं गुड़गांव में हूँ, कल नोएडा में हूँगा, परसों मैं भी दुबई होऊंगा या बैंगलोर होऊंगा, कहीं भी मेरे पास ऑप्शन है। आज मैंने एक घर जगह ले लिया घर, तो मैं स्टक हो जाऊँगा ना उस जगह पे, और वहाँ से निकला तो अपने घर को रेंट पे चढ़ाऊँगा। मेरे को 2-3% रेंटल यील्ड आएगी, 8-9% बैंक इंटरेस्ट ले लेगा, फिर इन्फ्लेशन अलग बढ़ जाएगा। लेट से प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ रहे हैं, तो घूम फिर के या तो मैं माइनस में होऊंगा या इक्वल पे होऊंगा। लेकिन अगर वो शो शाबाजी के लिए ले रहा है तो वो सिर्फ घर नहीं लेगा, वो बाकी चीज़ें भी लेगा, जिससे उसकी सैलरी आएगी और वो चली जाएगी। वहाँ पे उसका फिर वो फाइनेंशियल पर्पस मीट नहीं होगा। हाँ, मतलब अगर हम इस टॉपिक पे जाएंगे तो वो एक अलग ही फाइनेंशियल उसमें चले जाएंगे, बट अगेन मतलब मैं इस पे, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि कहीं ना कहीं दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आज जब हम बात भी करते हैं, ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनके 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक सैलरी है, दे वांट टू लिव इन अ फैंसी हाउस, दे वांट टू ड्राइव अ फैंसी कार, दे वांट टू लिव अ फैंसी लाइफस्टाइल, बट कोई भी एसेट बनाने पे नहीं जा रहा। बहुत लेट लोग एसेट बनाने के बारे में सोचते हैं, शायद तब तक बहुत डिले हो जाता है। एंड कुछ लोग हैं जो एसेट भी बना रहे हैं, बट मोस्टली एज अ कंसल्टेंट वी सी कि या तो दे आर बिजनेस क्लास और दे आर हाईली, व्हेन इट कम्स टू सैलरी, उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, वो लोग फिर एसेट में जा रहे हैं। ये जो बीच वाले लोग हैं 1-1.5 लाख वाले, ये ज़्यादा नहीं जा रहे, बिकॉज मोस्टली सोशल मीडिया के आसपास ही घूम रहा है सारा कुछ। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें, बट जो मैंने देखा है उसके हिसाब से बिजनेसमैन की टर्म में जो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो एक फाइनेंस को तो समझता ही है ना, उसको पता है एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, उसके पास कितना पैसा आना है, कितना खर्च करना है, कितना बिजनेस में लगाना है। सेम विद जॉब, जो अच्छी प्रोफाइल पे होते हैं उनको सर्कल भी ऐसा मिल जाता है, CFO CTO इन लोगों का, जो
उनको डायरेक्ट कंसल्ट करते हैं कि भाई अपना पैसा ऐसे लगाओ, ये करो जब तक सैलरी में हो। तो बहुत अलग अलग एक्सपोजर के ऊपर है, आपको कैसा एक्सपोजर मिल रहा है, आप वैसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट करो। बेसिकली उनके सर्कल में ना इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इसलिए वो कर भी पा रहे हैं। अब एक जो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया दिल्ली पे क्यों नहीं बात करते हो, दिल्ली पे कोई पॉडकास्ट क्यों नहीं कर रहे हो, दिल्ली में कुछ नहीं है क्या जहाँ आप सजेस्ट कर सको, ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तुम आंसर दो। बैक एंड तुम देखते हो हम क्यों नहीं कर रहे हैं पॉडकास्ट दिल्ली पे, हम क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? तुम्हारा मनी नहीं है अरे यार मैंने कब मना किया? तो करो। अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। सो वी आर ऑलरेडी प्लानिंग अ पॉडकास्ट ऑन दिल्ली, जो दिल्ली का नया मास्टर प्लान आया, विच इज़ द लास्ट मास्टर प्लान ऑल्सो। 2041 का जो मास्टर प्लान है उस पर हम ऑलरेडी बात चल रही है, तो वी वर ट्राइंग टू फाइंड अ क्रेडिबल पर्सन जिससे हम बात कर सकें। एंड रही बात दिल्ली में प्रोजेक्ट्स में बात करने की, दिल्ली में कुछ नया सजेस्ट करने की, तो दिल्ली के मल्टीपल एरियाज़ हैं। ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है, कुछ ऐसा नया डेवलपमेंट का आ नहीं रहा है और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो दिल्ली में पॉडकास्ट करने से बेटर ये है कि हम उस पर न्यूज़ डाल सकते हैं रेगुलर। अभी कुछ पता चला है शायद दिल्ली का FAR चेंज हो, तो उससे भी दिल्ली वालों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, जिन्होंने प्लॉट ले रखा है उनके रेट बढ़ेंगे। एंड ऑब्वियसली दिल्ली का जो नया मास्टर प्लान आया 2041, तुम तो नॉर्थ दिल्ली जो एक्सट्रीम नॉर्थ दिल्ली है उधर गए ही हो, अभी काफ़ी सारे तुम्हारे चक्कर लगी रहे, तो थोड़ा सा वहाँ पे क्या चल रहा है अभी, मतलब इज इट अ गुड प्लेस टू इन्वेस्टमेंट दिल्ली में? अगर बात एक आउटर साइड जो कनेक्टिविटी छूट रही थी लोगों की, जैसे अगर आप आउटर रिंग रोड पे जाते हो तो वहाँ के तो लेफ्ट राइट में अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है, पर जैसे आप अंदर की साइड जाते हो नॉर्थ दिल्ली में, UER के आसपास, हाँ जैसे आप हो गया कराला की साइड चले गए, कंजावला है उधर एक एरिया अगर कहते हो, तो वो हर एरिया से अगर आपको सेंटर में आना है ना तो आपकी कनेक्टिविटी बड़ी दूर पड़ जाती थी। UER 2 करके बना है जो कि उस पूरे के पूरे बाहर के पैचेस को कनेक्ट कर रहा है दिल्ली के साथ। ठीक है। अब इसमें जो दूसरा था कि हम दिल्ली में कुछ प्रोजेक्ट क्यों सजेस्ट नहीं करते, पहले तो दिल्ली में हाई राइजेस आई थिंक अभी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं दिल्ली में हमने उतना थॉट दिया नहीं था, मगर क्योंकि अभी आ रही है लोगों की क्वेरी, सो विल ट्राई कि हम दिल्ली का कुछ सजेस्ट करना स्टार्ट करें। उससे पहले हमें R&D लगेगी, जब हमारी R&D कंप्लीट हो जाएगी तो विल सजेस्ट समथिंग। तो हम कुछ प्लान कर रहे हैं या नहीं? हाँ कैमरे पे बोल रहे हो? हाँ हाँ ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था इसके बारे में, इसलिए मैंने डायरेक्ट पूछ लिया। ओके, अब आते हैं नोएडा पे। नोएडा मार्केट में आज क्या चल रहा है? ठीक है, यहाँ भी बारिश चल रही है, यहाँ बारिश तो यहाँ भी चल रही है, बस जल भराव थोड़ा कम हो रहा है। पानी जल्दी निकल जा रहा है। तो यार नोएडा में जब हम बात करते हैं, ठीक है, पहली बात तो नोएडा की मार्केट, लेट्स टॉक कि नोएडा की मार्केट, लोग क्या करते हैं ना, नोएडा और गुड़गांव का कंपटीशन चालू कर देते हैं। इस वीडियो में पक्की बात ये होगा ही होगा, हम बात करेंगे नोएडा पे तो लोग गुड़गांव को सही बोलेंगे, गुड़गांव वाले नोएडा को गाली देंगे, नोएडा वाले गुड़गांव को गाली देंगे। अब नोएडा को हम गुड़गांव से कंपेयर ही नहीं कर सकते, पहली बात। क्योंकि गुड़गांव एक बच्चा है जो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, और नोएडा एक बच्चा है जो बड़ा हो रहा है, वो बड़े बच्चे की गलतियों से सीख सीख के बड़ा हो रहा है, तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। थोड़ा सा ना इसको उधेड़ के फिर बुनेंगे, तो जरा उसे उधेड़ दो, तुमने डायरेक्टली बुन दिया थोड़ा। अब लोग जैसे एग्जांपल से बताता हूँ कि पहले जो बच्चे होते थे उनकी ऐसे प्लानिंग नहीं होती कि क्या एजुकेशन करेंगे, एजुकेशनल काउंसलर नहीं होते थे, सिंपल है कि जो बन करा, जो पेरेंट्स को अच्छा लगा वो कोर्स करा दिया, बाकी उसका मन है जो करना है कर लेगा। अब क्या है कि बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग होती है, उसके इंटरेस्ट पे रिसर्च होती है, फिर उसको क्या करियर चूज़ करना चाहिए वो उधर की साइड जाता है, किस स्किल के अंदर ज़्यादा एक्सलेंट है वो उस स्किल की तरफ देखता है। सेम विथ नोएडा, नोएडा में अब प्रॉपर प्लानिंग होती है कि किस जोन में क्या आना चाहिए, कितना रेजिडेंशियल एरिया है, कितना कमर्शियल है, किस टाइप की रोड्स होनी चाहिए, सारा अथॉरिटी ने कंट्रोल ले रखा है, जो कि गुड़गांव के पास नहीं था। गुड़गांव में ये था कि आप ज़मीन खरीदो, अपना अप्रूवल लो और हाई राइज बना लो। यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड, अथॉरिटी हमारी डिसाइड करती है कि कहाँ पे आपको हाई राइज बनाना है, कहाँ पे आपको नहीं बनाना है, कहाँ पे आप कमर्शियल बना सकते हो, कहाँ पे हम खुद प्लॉटिंग करेंगे, तो वो सारा का सारा पहले से प्री डिफाइंड है, तो स्पेस से ग्रो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेसिकली यही है कि गुड़गांव इज ए बिल्डर ड्रिवन मार्केट, नोएडा इज अथॉरिटी ड्रिवन मार्केट। जहाँ अथॉरिटी जैसा चाहेगी वैसा ही है, यहाँ पे बिल्डर की नहीं चलती कि यार कहीं भी कुछ भी आके कैसे भी बना दिया, कि जहाँ कमर्शियल का था वहाँ रेजिडेंशियल बना दिया, जहाँ रेजिडेंशियल का था वहाँ कमर्शियल बना दिया। इसी पे जब मैं रिसर्च कर रहा था, फ्री होल्ड वर्सेस लीज होल्ड दोनों की लैंड टाइटल ही अलग हो गए, तो वैसे भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना। एंड नोएडा में जब हम सो 2-3 चीज़ें और भी आ रही थी, जैसे कमर्शियल पे अगर हम बात करें तो अगर गुड़गांव के कमर्शियल को देखा जाए तो गुड़गांव में तो कमर्शियल कोई कहीं भी खोल सकता है, बिल्डर का मन है भाई, नीचे कमर्शियल ऊपर रेजिडेंशियल,
नोएडा में वो नहीं हो सकता, एंड नोएडा में लैंड भी लिमिटेड है, कमर्शियल अलॉटमेंट की 3% लैंड है जो अथॉरिटी ने अलॉट की हुई है। अब इसी पे एक और चीज़ है कि नोएडा में भी आज लग्जरी आ रहा है, अफोर्डेबल नोएडा में भी नहीं है, ठीक है। एक भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो रहा अफोर्डेबल। हाँ, मतलब इवन गुड़गांव में अगर हम बोलेंगे, गुड़गांव में तब भी सोना की साइड पे एक दो, न्यू गुड़गांव में एक दो ऑप्शंस हैं सोना रोड पे है, आई थिंक 35 सेक्टर पे। हाँ, तो नए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नोएडा में तो आज कुछ भी नहीं है, मतलब बन ही नहीं रहा। एंड जितना नोएडा के बारे में पता है, अगले 6 महीने में भी कुछ प्लानिंग नहीं है किसी बिल्डर की भी, ठीक है। तो जो लग्जरी नोएडा में है, सारे पिछले 3 साल से सिर्फ लग्जरी लॉन्च हो रहा है, तो गुड़गांव जैसा हाल आज नोएडा का क्यों नहीं होगा? आज इसलिए नहीं होगा अभिमन्यु, अगर मैं सारे लग्जरी प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग जो डिलीवर्ड है, जो आने वाले हैं, इन सबको भी कैलकुलेट करूँ तो 10,000 इन्वेंट्रीज भी नहीं होती है जो 2027-28 में डिलीवर होने वाली हैं। अब इसमें लोग बोलेंगे 10,000 कौन खरीदेगा? अब मैं कहता हूँ नोएडा की आबादी कितनी होगी? मैंने एक पढ़ा था अभी रिसेंटली, नोएडा में एक्सपेक्टेड था 2021 तक 12 लाख लोगों का आना, जो नोएडा की अथॉरिटी का अनुमान जो था वो 2010 में ही पूरा हो गया। एंड नोएडा में जो ग्रोथ आई है वो पिछले 5 साल में आई है। एग्जैक्ट नंबर आज किसी के पास नहीं है, बट अनुमान लगा जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 लाख लोग आज हैं। 20 लाख मान लेते हैं। 20 लाख का 1% कितना होता है? भाई मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, तुम ही बता दो यार। 20,000। मैं कह रहा हूँ 0.5% जनता भी नहीं होगी जो एक लग्जरी अफोर्ड कर सकती है पूरे नोएडा की। बट नोएडा को लेके एक नोशन ये भी है ना कि नोएडा में तो जॉब्स ही नहीं है। नोएडा में तो 1-1.5 लाख 2 लाख वाली ज़्यादा जॉब्स नहीं है, एटलीस्ट गुड़गांव में तो है। नोएडा में इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी है, क्योंकि नोएडा का नाम भी है ना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे जितने माइग्रेट हुए सारे इंडस्ट्रियलिस्ट माइग्रेट हुए, प्लस जो दिल्ली में भी जॉब कर रहे हैं, जिनकी आईटी जॉब है, ये सारे के सारे तो है ही नोएडा में, प्लस लोग माइग्रेट भी कर रहे हैं धीरे धीरे। और क्योंकि अब एयरपोर्ट आने वाला है और भी काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो विद दी टाइम काफ़ी सारी जनता आएगी जिनकी एक अच्छी पेइंग कैपेसिटी है, जिसकी वजह से लॉन्च हो रहे हैं। इससे पहले नोएडा में ऐसा लॉन्च हो नहीं रहे थे। नोएडा को आप जानते थे अफोर्डेबल और लो बजट के सेगमेंट में। अब नोएडा में लग्जरी सेगमेंट यूज़ हो रहा है क्योंकि इसकी डिमांड है और एंड यूज़र्स भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नोएडा वॉज मोर फेमस फॉर पीपल हु वर लिविंग आइदर वर्किंग इन नोएडा इंडस्ट्रियल्स में, तो उनकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। जो लोग सैलरी वाले लोग थे वो यहाँ के घर बनाते थे, या फिर सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनके कुटियाँ थी, बड़े बड़े घर थे, जो कि आज नोएडा के जो बढ़िया सेक्टर्स उनमें देखने को भी मिलता है। जैसे एक सेक्टर में हम बैठे भी हैं, यहाँ पे अगर आज देखने जाओ तो मोस्टली सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियंस यही बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अगर नोएडा में नहीं आएगा, ठीक है, तो नोएडा में अफोर्डेबल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अगेन बिल्डरों को कमाई का मौका मिला हुआ है, तो लग्जरी में कमा रहे हैं। जब डिमांड आनी रुक जाएगी तो फिर दूसरे सेगमेंट में चले जाएंगे। ओके, एंड इसी पे अगर हम कमर्शियल की बात करें, जैसे कमर्शियल, अब मेरा पॉइंट क्या है कमर्शियल पे, मैं पहले वो बता देता हूँ। नोएडा में कमर्शियल लैंड है 3%, ठीक है, बट पर्सनली आई एम नॉट बुलिश ऑन एवरी कमर्शियल प्रोजेक्ट। हाँ, बहुत ही कम प्रोजेक्ट हैं जो मुझे आज समझ आते हैं कमर्शियल में। लैंड कम है तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन भी कमी होगी। जब नोएडा भर जाएगा तो लोग ज़्यादा आ जाएंगे तो कमर्शियल तो चलेंगे। बट आज जो मुझे रीज़न लगता है कि नोएडा में आज की डेट में हर प्रोजेक्ट क्यों नहीं चलेगा, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि नोएडा के कमर्शियल्स जो बिल्डर बना रहे हैं मोस्टली, वो वैसी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे कि क्राउड वहाँ टिके। ऑफिस स्पेस चलो ठीक है, मैं मानता हूँ, क्योंकि ऑफिस स्पेस में बंदा काम करने जाता है, बट वहीं पे कमर्शियल जो के लोगों के फन के लिए दे वांट टू हैव एन एक्सपीरियंस, वो आपको दिल्ली में ज़्यादा मिलता है, गुड़गांव में ज़्यादा मिलता है। आज भी अगर आप एक नॉर्मल स्टोर में चले जाओ, उतने ऑप्शन आपको नोएडा में नहीं मिलेंगे, बट उससे ज़्यादा ऑप्शन आपको दिल्ली एंड गुड़गांव, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगेन अभिमन्यु, पेइंग एक तो पेइंग कैपेसिटी पे आ जाता है, जहाँ पे जितनी ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी वाले लोग उस टाइप के ब्रांड्स अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि एलन सोली में लेके आ गया और वहाँ पे जनता थी अरमानी एक्सचेंज वाली, तो मिसमैच हो गई। तो ऐसा तो होगा नहीं। जब अरमानी एक्सचेंज वाली या लुई विटॉन वाली ऑडियंस वहाँ होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्रांड्स अपने आप ही आ जाते हैं। नोएडा में क्योंकि पहले इतनी जनता भी नहीं थी,
तो जितने आप कमर्शियल या मॉल्स की बात कर रहे हैं, मॉल्स बने थे वो उस हिसाब से बने थे कि उस टाइम की जनता को केटर कर पाए। क्योंकि आप ही कह रहे हो कि 2010 में जो एक्सपेक्टेड था उसको पार कर गया, तो नोएडा में जनता इतनी हो गई है और जो एग्जिस्टिंग मॉल्स हैं वो केटर नहीं कर पा रही है। अगर आपको पता करना है तो वीकेंड में निकल जाना है एक बार, मॉल की पार्किंग्स देख के समझ जाओगे कि ये मॉल ने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने लोग हमारे पास आएंगे। वो तो दिख जाता है DLF मॉल ऑफ इंडिया के सामने ही, एक एक घंटे का जाम। ये चीज़ दिल्ली में इसलिए नहीं होती कि दिल्ली ऑलरेडी हाई डेंसिटी एरिया था, तो उन्होंने प्लानिंग ही इस हिसाब से करी है कि इतने लोग आएंगे। तब भी सेम चीज़ होती है दिल्ली में भी, बट थोड़ा कम दिखती है, नोएडा में थोड़ी ज़्यादा दिखती है। अच्छा, कमर्शियल में ना मुझे एक चीज़ जो नोएडा की गुड़गांव से मैच होती हुई दिखती है, जो नोएडा में और जो बेसिकली गुड़गांव में रेजिडेंशियल को लेके मैच हो रहा है, वो नोएडा में कहीं ना कहीं कमर्शियल में हो रहा है कि हर XYZ बिल्डर कमर्शियल बना रहा है, जिसको शायद कमर्शियल बना भी दे, मैं ये कह रहा हूँ कमर्शियल बना भी दे, बट वो उसको मेंटेन उस तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे लगता है नोएडा में हर प्रोजेक्ट जो कमर्शियल में आ रहा है वो नहीं चलेगा। अब इसको लेके ना नोएडा वाले जो लोग हैं, स्पेशली जो ब्रोकर्स हैं, वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे इसमें, आकर तुम्हें कुछ नहीं पता, ये वो है। तुम्हारा क्या टेक है इसको लेके? ऑब्वियसली जहाँ पे डिमांड सप्लाई मैच नहीं करेगी, लोगों की एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करेगी, ब्रांड्स वैसे नहीं आएंगे, सर्विसेज वैसे नहीं होगी, तो नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि हर बिल्डर के बस की बात नहीं है यार सर्विस देना, बना हर कोई देगा सर्विस। क्यों? सर्विस इज 10 ईयर लॉन्ग गेम, 20 ईयर लॉन्ग गेम, रोज सेम चीज बढ़िया देना। आप मॉल की इसलिए सर्विस ज़्यादा ज़रूरी है। सोचो एक चंक लोगों का रिपीटली आ रहा है आपके मॉल में, और जब भी जितनी बार भी आ रहा है वो सेम सर्विस आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। उसको क्लीन पार्किंग भी चाहिए, उसको वर्किंग लिफ्ट भी चाहिए, उसको सिक्योरिटी भी चाहिए, उसको उसके बाद सारे ब्रांड्स भी चाहिए, आपके AC भी प्रॉपर चलने चाहिए। उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि जैसी जनता आ रही है क्या वो ठीक जनता है। अगर आपने गलती से चीप ब्रांड्स रख दिए, मैं नहीं बोल रहा कि वो जनता गलत है, वो मिक्स हो गई। लेट से मैं कह रहा हूँ कि जिसकी पेइंग कैपेसिटी थी 10 लाख मॉल में खर्च करने की, और कुछ लोगों की पेइंग कैपेसिटी है 10,000 मॉल में खर्च करने की, और कुछ है टिकटॉकर्स जो जाके सिर्फ वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर ये तीनों जनता मैंने ब्रांड्स के साथ मिक्स कर दी किसी मॉल में, तो तीनों टाइप के लोग आ रहे, तो अच्छे ब्रांड्स होने के बाद भी मॉल नहीं चलेगा। अच्छा, एक ना इसी पे बात करते करते एक और थॉट आया, थोड़ा सा लगे, जो मैंने बात बोली उससे थोड़ा सा लगे। हाँ, इसका रीज़न कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक हो सकता है कि नोएडा में कमर्शियल इतने नहीं है कि बाइफरकेट हो सके। जैसे गुड़गांव में आज जिसको थोड़ा सस्ती शॉपिंग करनी है उसके लिए अलग मॉल्स हैं, जिसको हाई क्लास शॉपिंग करनी है उसके लिए अलग मॉल्स हैं, जिसको हाई क्लास क्लबिंग करनी है, एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए एक अलग सेगमेंट है, अलग तरीके के शॉपिंग सेंटर्स या मॉल्स बने हुए हैं। नोएडा में आज क्या है, हर जगह खिचड़ी पकी हुई है, क्योंकि एक तो कमर्शियल है भी नहीं ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है ना। ढंग के। कुछ 4-5 अगर आप गिनने आओ उंगलियों पे तो 4-5 ही ऑप्शन निकल के आते हैं, और उसमें सब कुछ है। उसमें एक वो भी बंदा जा रहा है जिसका एक जूते का अगर एग्जांपल लें, जिसको 1,000 रुपये का जूता खरीदना है, उसमें वो भी जा रहा है जिसको 1,00,000 रुपये का जूता खरीदना है। हर किसी की ना एक्सपेक्टेशन सेट होती है। मैं अगर कहीं पे जाके 10 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ना मेरे को बाई डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्टेशन सेट होगी कि मेरे को ना जब मैं जाऊँगा ये सर्विस मिलेगी, इस टाइप के लोग मिलेंगे, ऐसा एम्बियंस मिलेगा और ऐसे मुझे ट्रीट करा जाएगा। सेम जगह पे अगर मैं 1,000 रुपये खर्च करने जाऊँगा तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ड्रेसअप भी होऊंगा, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही जाऊँगा, बिहेव भी वैसे ही करूँगा। तो जिसकी जैसी एक्सपेक्टेशन है वो वैसे जाता है, ठीक है, और एंड रिजल्ट भी वैसे ही होता है। तो जब ये मिक्स होती है जनता, तो लोग एक दूसरे को देख के कंफर्टेबल फील नहीं करते। आई एग्री। सेम अगर मैं 3 स्टार में जाऊँगा तो मैं बस ये एक्सपेक्ट करूँगा कि रूम क्लीन दे दें, ठीक है, एक टॉवल दे दें वो भी क्लीन मिल जाए, नहाने के लिए शावर जेल दे दे तो बढ़िया, नहीं तो साबुन, कम से कम साबुन टाइप तो देंगे, ठीक है। अब मैं यही 5 स्टार में जाऊँगा तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि गेट पे ही मेरी गाड़ी खोले कोई, जब मैं जाऊँ तो वेटिंग लाउंज में बैठने की जगह हो, मेरे को खड़े होकर भी चेक इन नहीं करना, मेरे को कोई ऐसा हो जो मेरे को मेरे रूम तक असिस्ट करे, प्रॉपर समझाए क्या क्या फैसिलिटी है, ठीक है। मेरे को कोई भी ज़रूरत हो उस टाइम पे वहाँ पे आ जाए, मेरे टाइम की कदर करे, क्योंकि मैं उतना पैसा दे रहा हूँ उन चीज़ों के लिए। तो सेम विथ मॉल या बाकी चीज़ें भी वैसी होती है, आप जितना पैसा खर्च करते हो आप उसकी वैल्यू भी उतनी एक्सपेक्ट करते हो। हाँ, तभी मैंने इसीलिए बोला कि कुछ ही प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं, जिसकी वजह जो बेसिकली विल सी अ गुड प्राइस बूम ऑल्सो, एंड जहाँ पे एक जेंट्री अच्छी भी आएगी, एंड जहाँ पे
फ्रॉम क्लब्स टू ब्रांड्स भी अच्छे आए हैं। अब एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, ठीक है, फिर अपन वापस इस टॉपिक पे आएंगे। एक ना मतलब बहुत लोग पूछ रहे थे और लोग ये मुझे पर्सनली भी बोलते हैं कि यार आप रेगुलरली, जो लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंट बोलते हैं अपने आप को या जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, वो अपने स्टेटस पे, चाहे अपना जो हमारा पेज है उसके स्टेटस पे, या फिर हम पर्सनली भी डील्स क्यों नहीं लगाते, हम प्रमोट क्यों नहीं करते कि ये प्रोजेक्ट आ गया इसमें इन्वेस्ट कर दो, ये डेली हम ऐसे क्यों नहीं करते? क्योंकि हम करते ही लिमिटेड में। आते 100 प्रोजेक्ट हैं, मेरे को समझ में 3 आ रहे हैं उसमें से, अब मैं तीनों को कहाँ डेली प्रमोट करूँगा? ऑब्वियसली कोई मेरे को बताएगा तो मैं उसके नीड के हिसाब से बता सकता हूँ कि सर ये आपके लिए सूटेबल है, ये सूटेबल नहीं है। अब मैं सबके लिए डालने लग जाऊँ तो फिर वही है ना कि बाकी लोगों में और मेरे में क्या डिफरेंट है? फिर तो मैं वही है कि मंडी में निकला हूँ 10 तरीके के फल लेके, जिसको जो आना है वो ले लो। अच्छा, इसमें एक और सवाल है कि लोग बहुत पूछ रहे हैं कि यार हम हर वीडियो का जो कमेंट्स आते हैं, हर कमेंट, मेजॉरिटी तो हम रिप्लाई करते ही हैं, हर कमेंट का हम रिप्लाई क्यों नहीं करते? ये कुछ आसपास के लोगों ने भी पूछा है, कुछ लोगों ने ऑब्वियसली जो मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे, तो क्यों नहीं करते? तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। सिर्फ रिप्लाई करने के लिए रिप्लाई करना है तो कर सकते हैं, मगर वो सेंसिबल नहीं है करना। वो जनरली एक तो डिटेल में नहीं होते। कमेंट में मेरे को ये भी नहीं पता कि वो किस सेंस में बात करना चाह रहा है, क्या उसका रिप्लाई मैं सही कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। अगर किसी को सही में अगर कुछ पूछना है तो हमारे दिए हुए मेल पे मेल कर लें, या बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है या कुछ ज़्यादा ज़रूरी है तो नंबर तो है ही, कॉल कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर है। ईमेल का तो हम डिटेल में रिप्लाई भी करते हैं। टेक्स्ट में आप ना इमोशन नहीं एक्सप्रेस कर सकते ना, आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो। बाकी कमेंट आप कर सकते हो, कमेंट आप करते रहो, कमेंट अपने को चाहिए भी। तो अब थोड़ा टॉपिक में वापस आ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अफोर्डेबल, ठीक है, क्योंकि अफोर्डेबल की डिमांड है, लोग चाहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग एंड बहुत टाइम से आ नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो दिल्ली में सेगमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे, हमको अलग अलग दिल्ली के पार्ट्स के बारे में बात करना पड़ेगा। दैट्स इट टोटली सेपरेट पॉडकास्ट करें तो ज़्यादा बेटर। वो अपने आप में कॉन्वर्जेशन है, 1 घंटा लगेगा उसमें। तो लेट्स कम टू द गुड़गांव पार्ट, जो आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है, गुड़गांव एंड नोएडा। तो गुड़गांव में अफोर्डेबल में क्या चल रहा है आज? आजकल तुम बहुत घूम रहे हो गुड़गांव, तो मेरे से बेटर आप ही बता पाओगे। यार एक तो सबसे बड़ा रीज़न गुड़गांव अभी बहुत ज़्यादा घूमने का ये भी है कि बिकॉज हमने अभी रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स लोगों को सजेस्ट किए नोएडा में, तो पीपल आर आस्किंग कि गुड़गांव में भी कुछ सजेस्ट करो। तो वहाँ के ब्रोकर्स से, कंसल्टेंट से मिलके मैं वही मार्केट समझ रहा था, क्योंकि कुछ जो चीज़ें हमें समझ आ रही थी, क्या वो सच में भी एक रीचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वी सजेस्ट समथिंग। एंड दूसरा, जो मुझे आज, अगर मैं सिर्फ अफोर्डेबल की बात करूं, तो जब मैं अफोर्डेबल में गया हूं, तो अफोर्डेबल में जो नॉर्मल वहाँ पे बनता है, जैसे प्रधानमंत्री की आवास योजना है, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना है, तो ये लोग तो बना ही रहे हैं। ये तो कोई भी जाके इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता है, सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी, कौन सा प्रोजेक्ट कब कहाँ आ रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी प्राइवेट डेवलपर्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स में भी। उसमें कुछ लोगों की मुझे पसंद है, बट अगर मैं सिर्फ प्राइवेट डेवलपर की बात करूं, जो कि मुझे बहुत सही लगता है प्रोजेक्ट, सिग्नेचर ग्लोबल का है, जो आज आ रहा है, जिसके बारे में मोस्टली लोग बात भी कर रहे हैं। शायद बहुत कम लोग हैं जो बात कर रहे हैं, मोस्टली तो नहीं बोलूँगा, बट 1.5 से 2 करोड़ के बजट में वो एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा आज गुड़गांव में लगते नहीं है जिसको मैं सजेस्ट कर पाऊँ, लोगों को बोल पाऊँ कि अफोर्डेबल में ही है। मुझे तो लग्जरी में भी नहीं लगते कि हाँ, कि जो मैं लोगों को सजेस्ट कर पाऊँ आज की डेट में। ऑब्वियसली 2 साल पहले थे, 1.5 साल पहले थे, डीएलएफ तो एनी डे डीएलएफ बढ़ेगा ही, तो वो चीज़ तो है ही। अब गुड़गांव की हो गई बात, अब बात करते हैं नोएडा की, बिकॉज नोएडा में, चलो गुड़गांव में बन रहा है एटलीस्ट, नोएडा में तो बन ही नहीं रहा। नोएडा में नए प्रोजेक्ट्स तो नहीं आ रहे अभी अफोर्डेबल में, मगर हाँ जो पहले प्रोजेक्ट्स बन रहे थे जिस टाइम में बहुत सारे बिल्डर दिवालिया हुए, जेपी हो गया, अम्रपाली हो गया, उसके बाद लोटस 3C हो गया, ये यूनिटेक हो गया, ये सारे बिल्डर्स बहुत सारे डिफ़ॉल्ट करे, तो इनके प्रोजेक्ट्स तो बच गए थे, वो सारे एनसीएलटी में गए। एनसीएलटी में जाने के बाद वो बैंकक्रफ्ट फाइल हुए। अब एनसीएलटी से गवर्नमेंट बॉडीज़ और कुछ कुछ बिल्डर्स को टेक ओवर कर रहे हैं, जैसे सुरक्षा कर रहा है कहीं टेक ओवर, उसके बाद स्वामी फंड कर रहा है, एनसीएलटी एनबीसीसी कर रहा है उसको टेक ओवर। तो ये प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं लोगों को उनके दिए जा रहे हैं,
वो सारे अफोर्डेबल सेक्शन में आए हैं। यार लेकिन एक चीज़ है कि इन प्रोजेक्ट्स को लेके अगर हम बात करें, जो पुराने हॉल्टेड प्रोजेक्ट्स हैं 10 साल पुराने, 12 साल पुराने, हॉन्टेड से आ रहा है, एक जेपी का विश टाउन करके था टाउनशिप, जिसको हम लोग घोस्ट टाउन बोलते थे, क्योंकि वहाँ पे बस बिल्डिंग्स खड़ी हैं, कुछ नहीं बना हुआ, खाली खाली बिल्डिंग्स हैं, तो वो जेपी विश टाउन पूरा का पूरा सुरक्षा पे चला गया। सुरक्षा पे चला गया। हाँ, अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि व्हेन इट कम्स टू दीज हॉल्टेड प्रोजेक्ट्स जो आज जा चुके हैं, बनेंगे, कुछ बनना भी चालू हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे लोगों को एक डाउट रहता है कि यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है या फिर बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत रहेगा आने वाले 10 साल में, 15 साल में, बिकॉज बने हुए बहुत टाइम हो गया, स्ट्रक्चर 10-10 साल से खड़ा है, जंग खा रहे हैं, बरसात का पानी आ रहा है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कितना चलेगा, तो ये कितना सही है, या सच में उसमें प्रॉब्लम आती है, या फिर ये सिर्फ आज अफोर्डेबल को नीचा दिखाने और लग्जरी को बड़ा दिखाने के लिए ये भी एक मार्केट में अफवाह फैलाई गई है? नहीं मन्नू, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई प्रोजेक्ट टेक ओवर किया जाता है, वो टेक ओवर से पहले उस पर चेक्स होते हैं बहुत सारे, उस बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी बची हुई है, क्या उसको रिफर्बिश्ड किया जा सकता है, उसको दोबारा बनाया जा सकता है नहीं, या स्क्रैप से बनाया जाएगा, उसके बाद ही वो सारे के सारे टेक ओवर करे जाते हैं। नहीं तो बिना उसके ना कॉस्टिंग आप निकाल पाओगे। पता चला किसी बिल्डर ने या गवर्नमेंट बॉडी ने टेक ओवर कर लिया और उन्होंने इस एक्सपेक्ट से किया कि ये प्रोजेक्ट को तो हमें रिफर्बिश्ड करना है। जब वो रिफर्बिश्ड करने गए तो क्वालिटी इंजीनियर ने बोला कि नहीं, ये तो करा ही नहीं जा सकता, स्ट्रेंथ है ही नहीं इसकी, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, ये पहले उसके क्वालिटी चेक होता है, उसके बाद वो लोकेशन होती है, और क्योंकि वो एक अच्छी क्वालिटी में डिलीवर होगा। अब ये देखो, कोई बिल्डर प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? रेरा पटा यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? जुडिशियल बॉडी, NCLT। उसके बाद जो बायर्स, जिनके प्रॉपर्टी जिनको डिलीवर नहीं हो पाई, वो भी देख रहे हैं। उसके बाद और कौन देख रहा कोर्ट भी होता है इन सम केसेस। है? NCLT। हाँ, NCLT देखती है, जुडिशियल बॉडी होती है, वो देख रही है कि वैसे टाइमली मिल रहा नहीं मिल रहा। ओके यार, लेकिन फिर भी ना एक थोड़ा सा बायर के दिमाग में ये रहता ही है कि मैं क्यों ना फ्रेश खरीदूं। तो ये फ्रेश ही होती है मन्यू, ऐसा तो है नहीं कि बने बनाए घर को रिफर्बिश्ड, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा है बहुत सारी जगह, उस स्ट्रक्चर को रिफर्बिश्ड करके नया बना के दे रहे हैं। आप ही होगे जो सबसे पहले रहो। नए का मतलब यही होता है ना कि आप ही सबसे पहले प्रवेश कर रहे हो ना घर के अंदर, तो वैसे ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चलो ठीक है कि वो वाला जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो उसकी म्याद कम हो गई, नॉर्मल स्ट्रक्चर की चलो हम बात करते हैं कि 100 साल की म्याद होती है या 90 साल की म्याद होती है, इसकी म्याद कम हो गई, ऐसा नहीं होगा उस केस में? वो सारी चीज़ें चेक करके ही बनाया जाता है। लोगों की जान के साथ तो गवर्नमेंट खिलवाड़ नहीं करेगी ना। ओके अब यार थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि आज एक तो सिर्फ यही प्रोजेक्ट क्यों अफोर्डेबल बनेंगे आने वाले टाइम में। इवन आई एग्री कि यही प्रोजेक्ट्स हैं जो अफोर्डेबल में आएंगे आज से 2 से 3 साल में। सुरक्षा ले रहा है, स्वामी फंड ले रहा है, या प्राइवेट डेवलपर्स भी ले रहे हैं जो बिडिंग करके ले रहे हैं प्रोजेक्ट्स। बट नोएडा में क्यों नहीं बन सकता? नए प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं बन सकते अफोर्डेबल? क्योंकि एक तो बिल्डर के पास ना डिमांड है इस टाइम लग्जरी की, ठीक है, तो ऑब्वियसली बिल्डर डिमांड के हिसाब से ही चीज़ें बनाएगा। और क्योंकि लग्जरी में बिल्डर का भी ज़्यादा पैसा बनता है, नोएडा अथॉरिटी का भी ज़्यादा बनता है, क्योंकि महंगे में ज़मीन बेच रही है। दूसरी साइड नोएडा अथॉरिटी सस्ते में ज़मीन बेचेगी, बिल्डर भी उसमें कम प्रॉफिट मार्जिन रखेगा। तो ये ना अभी अथॉरिटी चाह रही है ना बिल्डर चाह रहा है। इसका ना मुझे एक चीज़ लगती है, जो ये मेरे को पर्सनली लगता है, हो सकता है और भी रीज़न हो सकते हो। मुझे एक चीज़ जो इसमें लगती है कि यार नोएडा जो अथॉरिटी है वो स्पेशली जो नोएडा वाला रीजन, बिकॉज नोएडा एक तरीके लोगों को लगता है नोएडा डेवलप हुआ ही नहीं है। जो लोग नोएडा के बाहर बैठे हैं उनको नहीं पता कि नोएडा बहुत हद तक जो अथॉरिटी का प्लान था उस हिसाब से डेवलप हो चुका है। कुछ ही पैचेज हैं। आज अगर हम बात करें एक्सप्रेसवे की, तो एक्सप्रेसवे वाला जो पैच बचा हुआ था वहाँ जो अथॉरिटी चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ लग्जरी ही आए। उसके रीजंस हैं, एक तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी वहाँ से फास्ट रहेगी, प्लस कमर्शियल भी उस बेल्ट में ज़्यादा है और बढ़िया कमर्शियल्स भी आ रहे हैं। ऑफिस स्पेस की अगर मैं बात करूँ, ऑफिस स्पेस बिकॉज डिमांड है उस चीज़ की। प्लस अथॉरिटी ये भी चाहती है जब कोई एक्सप्रेसवे से जाए ना तो उसके लेफ्ट राइट में चमकती दमकती बिल्डिंग्स दिखे। जो हमने अपने लास्ट वीडियो में बात भी की थी कि शेख जायद रोड बनाना चाहते हैं, हाँ। या गोल्फ कोर्स रोड बनाना चाहते हैं इस रोड, जिसमें फसाड को लेके भी नॉर्म्स हैं, लाइट्स को भी लेके नॉर्म है। आप एक रॉ बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते अगर आप एक्सप्रेसवे से दिख रहे हो तो। हाँ, वो चीज़ आप अफोर्डेबल में मेंटेन नहीं कर पाओगे उस लेवल की।
इसी के लिए शायद क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती इसी के लिए अथॉरिटी ये 2041 वाला जो मास्टर प्लान है न्यू नोएडा वाला, हाँ। वो लेके आई है कि वो नेक्स्ट जो अफोर्डेबल है, वो जब भी उसकी डिमांड आती है मार्केट में, जब भी ये बिल्डर यहाँ से लग्जरी बना के बोर हो जाएंगे, दे विल मूव इनटू अफोर्डेबल इन न्यू नोएडा। तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी जब आएगी ऐसी डिमांड तो लोग भी उसी प्राइसिंग में, बिल्डर्स भी उसी प्राइसिंग में डॉटिस लैंड मांगेंगे। एंड एक और चीज़ है, अफोर्डेबल की आई थिंक डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। आज अगर आप देखो 10 साल पहले, कैपिटल इनकम तो बढ़ेगी ना लोगों की। आज आप देखो नोएडा क्या बेसिकली ऑल ओवर इंडिया, अफोर्डेबल की 10 साल पहले था कि यार 40 लाख का घर, 30 लाख का घर, 50 लाख का घर। आज अफोर्डेबल की डेफिनेशन ही पूरी चेंज हो गई है। आज अफोर्डेबल इज 1 CR, 1.5 CR, 2 CR। अगर आप 60 लाख की बात करते हो तो ब्रोकर भी आपको ऐसे दिखता है कि यार मतलब दिस इज नॉट कंसिडर्ड नाउ एज अफोर्डेबल। वो बिल्कुल वो उसमें आ जाता है कि अफोर्डेबल से भी जो नीचे कैटेगरी हो गई कि बिल्कुल ही मतलब जहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन नोएडा में भी ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है जिनमें आप हवाई सैर कर सकते हो तो वो है। बट हाँ, वी डोंट सजेस्ट दैट। अब चलो ये बात तो हुई, कंस्ट्रक्शन बढ़िया करके देंगे, ये सारी चीज़ें होगा। क्या इन प्रोजेक्ट्स में अप्रिसिएशन भी लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ये लोग समझ लो आज की डेट में नोएडा में 6,000, 7,000, 8,000 रुपये के रेट पे मिल रही है, ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो अगले 2 से 2.5 साल में डिलीवर होंगी। इसमें अप्रिसिएशन आएगा या अप्रिसिएशन नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? इसका कोई रीज़न नहीं है ना। बट क्यों आएगा? सेम जगह पे आज के मार्केट का रेट 15,000, 20,000, 22,000 हो रखा है, वहीं पे आप कह रहे हो 8,000, 9,000 के प्राइस पे आपको ज़मीन मिल रही है। ज़मीन नहीं, आपको घर मिल रहा है, ठीक है। उस घर का प्राइस तो बढ़ेगा ही ना, जैसे जैसे दूसरे सेगमेंट का प्राइस बढ़ेगा आपके घर का ही प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि आसपास की सराउंडिंग की कनेक्टिविटी भी तो आप लोग शेयर कर रहे हो। अगर वो बिल्डिंग मेंटेन होती है, अच्छे से कंस्ट्रक्शन हुई है, ठीक ठाक लोग रह रहे हैं, तो ना बढ़ने का कोई रीज़न नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट प्राइस से कम। अब प्लस डिमांड भी इसकी हमेशा रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम चंक जो है वो इसी सेगमेंट में फॉल करता है। तो इसमें कितना भी बना लो, अब घर पूरे नहीं कर पाओगे। एंड इसमें एक और चीज़ मुझे लगती है कि इसमें अप्रिसिएशन इसलिए भी देखने को मिलेगा बिकॉज जब कोई भी बिल्डर या सुरक्षा भी ले रहा है, दे आर नॉट जस्ट कंस्ट्रक्टिंग इट, दे विल ऑल्सो मेंटेन इट फॉर 5 years। तो जब ये मेंटेन करेंगे और 5 साल के बाद तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी बनी जाएगी, RWA बनी जाएगी, तो वो भी उस हिसाब से, बिकॉज वो पहले ही उतना चार्ज कर रहे हैं कि इतनी मेंटेनेंस हम लेंगे, इस हिसाब से करेंगे, उतना पैसा लगेगा, तो पहले आपसे ले रहे हैं, वो उसको पहले वो 5 साल मेंटेन करेंगे, फिर RWA को देंगे तो RWA भी उस हिसाब से मेंटेन करेगी। एंड लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो इसमें भी अफोर्डेबल में उस हिसाब से इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम देख ही सकते हैं, जो 3C का प्रोजेक्ट है उसमें 3 लोटस पनास करके एक्सप्रेस वे की लोकेशन को शेयर करता है, और आज के टाइम में प्राइस उसका तो अनमैचेबल है कहीं पे भी देखा जाए। जहाँ पे वो आज से साल भर पहले बिक रहा था, डबल, लगभग डबल हो चुका है 1 साल में, और अभी भी बहुत स्कोप है। हाँ, क्योंकि डिलीवरी पे है तो लोगों को मिल रहा है कि यार 6 महीने में, साल भर में घर मिल जाएगा, तो लेट्स टेक इट। वहीं पे दूसरी साइड आप 20,000 रुपये भी जो खरीद रहे हो स्क्वायर फीट पे, और साथ ही वो जेपी का एक्स गोस्ट टाउन वो 4 साल बाद ही मिलेगा। हाँ, उसका भी प्राइस एप्रिसिएशन का बहुत स्कोप है। हाँ, अब अगर हम सिर्फ इसी पे बात करें कि अगर आज किसी को इसमें, बिकॉज दीज प्रोजेक्ट्स मेरे हिसाब से दीज आर गुड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, इफ़ योर बजट इज लो, आपका 1.5-2 करोड़ तक का बजट है, दीज आर गुड प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट। दूसरी साइड पे दीज आर गुड टू बाय ऑल्सो। बट अगर किसी को खरीदना है आज नोएडा में, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हर प्रोजेक्ट चलेगा, हाँ, इसमें भी ऐसा नहीं होगा कि हर प्रोजेक्ट चलेगा इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन उतना आएगा जितना कि लोटस ने देखा है, लोटस पनास ने देखा है। मतलब जिसकी लोकेशन अच्छी होगी, जो अच्छे से मेंटेन्ड होगा, कनेक्टिविटी ठीक ठाक होगी, तो उनका तो अप्रिसिएशन आने के कोई, मतलब ना आने के कोई चांसेस तो नहीं है। ओके, व्हाट डू यू थिंक, अगर हम कुछ नाम ही लेने हैं, तो ऐसे कौन सी जगह तुम्हें दिखाई देती है जहाँ पे एप्रिसिएशन आएगा? अभी आपको बताया तो मैंने, ये 3C का जो प्रोजेक्ट अभी सुरक्षा नहीं के, यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन के। फिर आप ये JP वेस्ट टाउन में जा सकते हैं। उसके बाद उसी लाइन में आगे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके चांसेस ऑफ एप्रिसिएशन है। ग्रेटर नोएडा भी जा सकते हो, ग्रेटर नोएडा में एप्रिसिएशन आने के भी चांसेस काफ़ी है, क्योंकि पहले ग्रेटर नोएडा के पास सेंटर पॉइंट नहीं था। सेंटर पॉइंट यानी जैसे हमारा दिल्ली है, दिल्ली का एक सेंटर पॉइंट IGI है, उसके बेसिस पे पूरा गुड़गांव बसा,
ठीक है, लोग क्या देखते हैं कि मेरी एयरपोर्ट से कितनी कनेक्टिविटी है। जब ग्रेटर नोएडा था तो ग्रेटर नोएडा के पास क्या था सेंटर पॉइंट? दिल्ली। तो दिल्ली से बहुत दूर था वो। आज के टाइम में उसका खुद का एक सेंटर पॉइंट है, दैट इज़ एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट के बहुत पास है, तो वहाँ पे है अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत सारे, और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है उसके एयरपोर्ट के पास। साथ ही आपको दिल्ली भी आना है तो ऐसे नहीं है बहुत दूर है दिल्ली से, एक्सप्रेसवे है, आप आराम से दिल्ली आ सकते हो। तो वो भी अभी काफ़ी अप्रिशिएट होने के चांसेस हैं उसके। जितने ये अभी जितने रोड्स के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एफएनजी का है, उसके अलावा जो नया इन्होंने एक्सप्रेसवे निकालना है, जब ये कनेक्ट हो जाएंगे एंड जब ये बन जाएंगे अगले 2 से 3 सालों में, जो कि लोगों को लगता था कि नहीं बनेंगे, बट अथॉरिटी उतनी स्पीड से काम कर रही है। अभी मैं रिसेंटली जैसे गया था न्यू नोएडा, तो जिस स्पीड से उन्होंने आज से 6 महीने 8 महीने पहले ये प्लान आया था और वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन करना चालू कर दिया उन्होंने, एक्सप्रेसवे जो ग्रेटर नोएडा से न्यू नोएडा को कनेक्ट कर रहा है। तो उतनी फास्ट पहले काम नहीं होता था, बट आज हो रहा है। पैसा बहुत है ना के बाद आज। हाँ, तो महंगी ज़मीन बेच रहे हैं तभी इतना पैसा है, तो वो चीज़ तो है ही। अब इसमें ना एक सवाल जो लोगों की साइड से आ रहा था कि क्या आप रीसेल करवा सकते हो, मेरी ये यूनिट बिकवा दो या मुझे रीसेल में दिलवा दो। तो उसके लिए आई वॉन्ट यू टू आंसर इट कि हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज हमें काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं जब से, बेसिकली जब से हमने पहली वीडियो डाली है, ये वाली इंक्वायरीज तो हमको तब से ही आ रही हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आई नो वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, हम कर ही रहे हैं, और मैं चाहता हूँ तुम लोगों को बताओ कि हम क्या कर रहे हैं। देखो, हम इतने टाइम से नेटवर्क ही क्रिएट कर रहे थे जिससे रीसेल का जो हमारे पास आ रही है क्वेरीज उसको केटर कर पाए। पहले ना घुसने का एक रीज़न था कि लोग रीसेल के लिए तो आते थे, आपके पास आए फिर वो कहीं और चले गए, तो उन्होंने बेसिकली एक मंडी टाइप बना रखा था। तो ऐसा लगता था कि मैं अगर ये किसी को बोलता हूँ का वो उस काम में लगे, इतनी देर में वो 10 जगह और जा चुका है, तो उसकी बेचारे की मेहनत वेस्ट जा रही है, कहीं ना कहीं मेरे पे भी ट्रस्ट लूज़ हो रहा है। तो जो लोग एक्सक्लूसिवली अगर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये यूनिट है, ये मार्केट प्राइस है, तो उसको कैसे अच्छी प्राइस पे बेचा जा सकता है, क्या क्या है, हम स्ट्रेटेजी बना के उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, इस पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ टू ऑल द व्यूअर जो लोग ये सुन रहे हैं कि हम जो ये प्लान कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू गाइज वांटेड इट, आप लोग चाहते थे कि हम ऐसा कुछ लेके आएँ जहाँ पे हम आपको रीसेल, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इट, वी आर मोर इनटू कंसल्टिंग पार्ट। तो हम ऐसी एक टीम प्रॉपर बना रहे हैं जो कि आपकी सारी चीज़ों को, जितनी भी आपकी होल्डिंग मतलब जो होल्ड हो रखी हैं यूनिट्स, वो बिकवा सके। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि व्हेनेवर यू गाइज अप्रोच अस, आप अप्रोच कीजिए, आपके पास कोई यूनिट है आपको बिकवानी है नोएडा में, अभी सिर्फ नोएडा, उसके बाद ऑब्वियसली दिल्ली भी जाएंगे, गुड़गांव भी जाएंगे, ठीक है। नोएडा में अगर आपके पास कोई भी यूनिट है, आप चाहते हो बेचना उसको, आप हमें कांटेक्ट करो। बट मेरी आपसे सिर्फ स्पेशल एक रिक्वेस्ट है कि आप उस यूनिट को 10 लोगों को ना दें, इससे आपका भी नुकसान है। होता क्या है कि वो यूनिट 10 ब्रोकर्स के पास चली जाती है, 10 लोगों के पास चली जाती है, 10 लोग 10 तरीके से क्लाइंट को अप्रोच करते हैं और वो क्लाइंट फिर ख़राब हो जाता है। आप खुद भी सोचो, आपको एक ही यूनिट के लिए 10 लोग बात करेंगे तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। आपको मेरे को लेट से मार्केट से अलग यूनिट रखने है, मैं कहूँगा सर रुक जाओ, मैं आपकी यूनिट ना 20 लाख रुपए ऊपर की बिकवा दूंगा, तो फिर क्या होगा, जो आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेट मिल रहा होगा आप उस पर ना जाके आपको लगेगा ये तो महंगी बिक जाएगी, फिर इन दी एंड ना आप उसको बेच पाओगे, जो कि लोग करते भी हैं। और ये आजकल बहुत हो रहा है कि सर आप मुझे दे दो। यही रीज़न था रीसेल में ना घुसने का। कंसल्टिंग में हम लोग पहले भी करते थे, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनकी रीसेल करते थे, मगर हमें पता है कि ये क्लाइंट जो यूनिट दे रहा है ये मेरे पास है, तो मैं उसको टाइमलाइन भी बता देता था, लेट से अभी यूनिट का बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता है, तो मैं कहता सर अभी बेच दो, बहुत ज़रूरत नहीं है और लगता है कि 3 महीने होल्ड करके एक ठीक प्राइस मिल सकता है, तो हम होल्ड भी करवा सकते थे। तो इनडायरेक्टली हम लोग रीसेल में भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, प्लस ऑब्वियसली अगर सामने वाला पैसा कमाएगा तो हम तो ऑटोमेटिकली कमाएंगे, मतलब लोग इसके बारे में बात नहीं करते, बट हाँ हम तो एंड ऑफ द डे विल एंड अप मेकिंग मनी, बट एक तरीके से करेंगे तो आपका भी काम जल्दी होगा, हमारा भी काम जल्दी होगा, जो खरीदना चाह रहा है उसका भी काम जल्दी होगा। लेट्स मेक इट अ हैजल फ्री, एंड ऐसा ना हो कि एक चीज़ को करने के लिए आपको 6 महीने लग रहे हैं, उसको 1 महीने में करके ख़त्म करो, आपके पास भी पैसा है, सामने वाले को जल्दी यूनिट मिले। तो अगेन हम मोस्टली सारी बातें कर ही चुके हैं, तो मैं इसको यहीं पे ऐसे ही अल्पविराम लगाना चाहूँगा कि अगर आपके पास यूनिट्स हैं, आप जो नंबर, उस पुराने नंबर पे आप वो यूनिट्स मत भेजिएगा जो हमेशा हमारे पॉडकास्ट में आपको दिखाई देता है। इसके लिए वी विल क्रिएट अ न्यू नंबर जिस पे आप अपना पूरी डिटेल, ऐसा नहीं कि जी मेरी ना
जेपी विस्टाउन में एक यूनिट है, आप बिकवा दोगे क्या? आप पूरी डिटेल जेपी विस्टाउन के इस बिल्डिंग में इस फ्लोर पे इतने स्क्वायर फीट की और ये मार्केट रेट चल रहा है, मुझे इतने में बेचनी है, देन वी कैन हैव अ डिस्कशन। आप पूरी डिटेल भेजिए एंड पूरी डिटेल के बाद विल टॉक टू यू कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये मार्केट प्राइस एक्स है और उससे आपको एक्स पॉइंट समथिंग कैसे मिल सकता है। हाँ, एंड फॉर द बायर्स ऑल्सो इफ़ यू वांट टू बाय अफोर्डेबल हाउसिंग, बिकॉज इसके बाद ऑब्वियसली लोग पीपल विल अप्रोच। तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब आप अप्रोच करते हो तो अप्रोच विद अ क्लियरिटी इन योर माइंड कि आप इस बजट में खरीदना चाहते हो, इसके आसपास आप देख रहे हो, सो दैट आपके लिए और हमारे लिए और जो बेच रहा हूँ तीनों पार्टीज़ के लिए आसानी रहे चीज़ों डील को एग्जीक्यूट करने में। एंड लास्ट चीज़ जो आई नो राहुल विल नॉट से, मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि जब आपको नंबर दिया जाता है तो प्लीज़ कॉल इन बिटवीन वर्किंग आवर्स। कुछ लोग रात को 1 बजे भी कॉल कर देते हैं। सी बुरा कुछ नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला हो सकता है 1 बजे सो गया हो। चलो अगर आप इस देश में नहीं हो, आपका टाइम जोन अलग है, तो समझ में आता है। अगर आप सेम देश में हो, आप 1 बजे तक जगते हो, तो ज़रूरी नहीं है ना हर कोई जगता होगा, हाँ। है ना। तो अगर कोई NRI है, चलो उसके लिए पेन ले सकते हैं क्योंकि उसकी तो मजबूरी है। हाँ, जिसकी नहीं है मजबूरी, जो सुबह कॉल कर सकता है, आप मेरे को सुबह 6 बजे कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक योर कॉल्स। हाँ। एंड एक लास्ट चीज़ ख़त्म करने से पहले मैं और बोलना चाहूँगा, पीपल हु वांट्स एडवाइस, ठीक है, डिटेल में एडवाइस चाहिए, आप कॉल नहीं करना चाहते, आपको 2 लाइन का मैसेज मत करो, राइट प्रॉपर ईमेल। जैसे कुछ हमारे पास डिस्प्यूट्स के केसेस भी आते हैं कि ये डिस्प्यूट हो गया, ये हो गया, आप बताओ क्या करना चाहिए। आप पूरा वो डिस्प्यूट समझाओ तो सही, बिकॉज ये रियल स्टेट है, किराने की दुकान नहीं है कि आपने बोला जी हाँ एक नमक की पैकेट दे दो, उसने नमक की पैकेट निकाल के दे दी। आपको पूरा बताना पड़ेगा कि यार मुझे टाटा सॉल्ट चाहिए, तो ऐसे ही आपको पूरी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपको पूरी चीज़ इन डिटेल विल रिप्लाई ऑन ईमेल सो दैट यू गेट ऑल, जिसके लिए आप बेसिकली हमें मैसेज कर रहे हो या फिर मेल कर रहे हो, आपको तरीके से पूरा रिप्लाई मिले। बाकी यू वांट टू ऐड समथिंग देन दैट्स इट। बाकी इस पॉडकास्ट को लेट्स रैप इट अप हेयर ओनली, ठीक है, क्योंकि बात करते जाएंगे तो खत्म हो जाएगा और रात भी काफ़ी हो गई है। इट वाज काइंड ऑफ हाँ, डिस्कशन discussion। से बात कर रहे थे। हाँ, तो अगर कुछ और सवाल हैं जो आपको लगता है हमसे छूट गए हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ईमेल्स खुले हुए हैं, नंबर खुला हुआ है, आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। एंड अगर आप चाहते हो कि हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे और बात करें आने वाली वीडियोस में, पॉडकास्ट में, तो उसका भी आप बता सकते हो। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।